हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम GOC के टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और हम इसी के थ्रू GOC के कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को देखेंगे। और यकीन मानिए कि इन्हीं 50 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आपको आपके JEE मेंस और नीट के अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। अपने जो 2 चैप्टर का नाम है उसमें एक हमारा हाइड्रोकार्बन के टॉप 50 क्वेश्चन है और एक हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के टॉप 50 क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। हमारा जो थर्ड वीडियो है GOC के टॉप 50 क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बता देता हूं कि हम लोगों ने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम भी व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टार्ट किया है, तो आप उसको ज्वाइन करके हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं टॉप 50 GOC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, हम कैसे बताएंगे? तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? अगर -M, -H एंड -I ग्रुप अगर हम लगा दें तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर +M +H एंड +I अगर इफेक्ट हो जाएगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कार्बन आयन को स्टेबल करेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कार्बन आयन है, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? यहाँ पर हमारा कार्बन ही सब है, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। लेकिन अगर यहाँ देखो ध्यान से तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको रिपल्सन करेगा। निगेटिव चार्ज खुद एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर और निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा करेगा। ठीक है, अब इन सब की बात करते हैं। ये NH है, ये NH है। अब ना यहाँ है कार्बन, यहाँ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको -I इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, तो ये -I ये लगाएगा और -I ये भी लगाएगा, खींचेगा। यहाँ कार्बन कुछ थोड़ा डोनेट ही करेगा, ज़्यादा खींच नहीं पाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा जो लगेगा +I लगेगा, यहाँ -I और यहाँ -I। अब सवाल है कि कहाँ -I ज़्यादा लगेगा? तो -I हमारा कहाँ ज़्यादा लगेगा? अगर हम देखें तो -I क्या होता है? जो -I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अगर -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो अब हम इसी को देख लेंगे। अब हमें देखना है कि -I कितना दूर है। -I यहाँ दूर है तो यहाँ -I कम लगेगा और यहाँ -I ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पास में है तो ज़्यादा अच्छे से लगाएगा। और -I इफेक्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हम लोगों ने देखा है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? ये वाला तो हमारा क्या होगा? +M से अनस्टेबल हो जाएगा, लोन पेयर इसको देने जाएगा, अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि निगेटिव खुद एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। अब इन तीनों में बात करें तो यहाँ थोड़ा +I लगेगा, इन दोनों में -I लगेगा, लेकिन -I ज़्यादा कौन लगाएगा? ऑप्शन C में, क्योंकि -I इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हुआ करता है। तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 2 हमारा ऑर्गेनिक एसिड का क्वेश्चन है। हमें पता है कि फेनॉल जो हमारा कंपाउंड होता है एसिडिक कंपाउंड होता है, और हमारा बेंजोइक एसिड सिस्टम दिया वो भी एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब सवाल है कि कौन सा कंपाउंड हमारा मोस्ट एसिडिक है। तो हमेशा याद रख लो कि बेंजोइक एसिड तो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल बेंजोइक एसिड हमेशा फिनॉल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, भले इसके ऊपर थोड़ा अगर ग्रुप भी आ जाए, जैसे CH3 भी आ जाए। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो C और D हमेशा क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए फिनॉलिक सिस्टम से। C और D, भले वहाँ CH3 आए या ना आए, तो C और D तो ज़्यादा होंगे A और B से। C और D A और B से ज़्यादा होंगे, तो ऑप्शन A तो एलिमिनेट हो गया। A कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा नहीं हो सकता ये, तो हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि C और D ज़्यादा होगा हमेशा A और B से, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन देखते हैं। अब बताओ D और C में कौन ज़्यादा होगा? अब ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है? नो इफेक्ट। यहाँ क्या लग रहा है? CH3 का लग रहा है। CH3 क्या लगाता है? +HN +I। ये +HN +I लगाएगा, ये क्या लगाएगा? +HN +I।
और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नो इफेक्ट, ऐसे देख लेंगे। इफेक्ट हम लोगों ने एक बार देख लिया। इन दोनों में बात करेंगे तो अगर प्लस एच है, हमें पता है अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन से हमारे ग्रुप हो। अगर हमारे प्लस -m -h एंड -i हो, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +m +h एंड +i। तो यहाँ सब डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि ये जो एनायन बनेगा यहाँ हाइड्रोजन निकालने के बाद उसको ये डीस्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हमें देखना है कौन से इफेक्ट लगेंगे। तो डी में नो इफेक्ट है, यहाँ +h क्या करेगा, घटा देगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा डी, उसके बाद हमारा सी हो जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा ही होगा। अब बी और ए में कौन ज़्यादा होगा, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको थोड़ा घटा देगा, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको अच्छा लगेगा। तो डी सी ए बी। तो सबसे ज़्यादा हमारा बेंजोइक एसिड, फिर पैरा पोजीशन में जो मिथाइल है वो वाला एसिड हो जाएगा। इन दोनों में +h एंड +i से ये घट जाएगा, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर ये हमारा ऑप्शन बी। तो डी सी ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हुआ करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनॉल सिस्टम है, और उस पर क्या है, डिफरेंट ग्रुप लगा दिए गए हैं और उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो हम लोगों ने जैसे बात किया ही था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास जो ग्रुप अटैच हो, अगर वो -m -i एंड -h हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, +m +h एंड +i। तो इनको देख लेते हैं, ये क्या लगाते हैं, ये लगाता है NO2। पैरा पोजीशन में लगाएगा -m एंड -i। मेटा पोजीशन में लगाता है केवल -i। यहाँ पर लगाएगा -m एंड -i, और यहाँ पर नो इफेक्ट। ये याद रखना कि जो -i इफेक्ट होता है, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, -i इफेक्ट ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। मतलब -i इफेक्ट चाहे ऑर्थो पे रहे, -m ग्रुप if present at ortho and para position, if present at ortho and para position, its effect will be same। मतलब इसका इफेक्ट वही रहेगा, बराबर ही रहेगा। और जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -i इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, -i इफेक्ट ये सब क्या होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाँ, अब हमें बात करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो ये तो पता है कि फिनॉल में कोई -m -i ग्रुप नहीं, तो ये लास्ट हो जाएगा। तो डी तो हमारा लास्ट हो जाएगा एसिडिक, अब बी उसके बाद हो जाएगा। अब सवाल है ए और सी में कौन ज़्यादा होगा। तो देखो -m तो दोनों में बराबर लग रहा है, और लेकिन -i किस में ज़्यादा लग रहा है, -i यहाँ ज़्यादा लगेगी, यहाँ पास है तो यहाँ ज़्यादा लगना चाहिए, और एसिडिक ज़्यादा ये होना चाहिए, यहाँ -i थोड़ा कम है, यहाँ -i थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये H+ उतना इजीली नहीं दे पाएगा। इन दोनों से ज़्यादा तो दे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये H+ इजीली लूज नहीं कर पाता। तो इन दोनों में जस्ट स्लाइटली ये होना चाहिए कम, लेकिन स्लाइटली ये ज़्यादा हो जाता है। तो हम NCERT में भी इसको पढ़ते हैं कि पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो ये ज़्यादा हो जाएगा सी से। और रीजन क्या होगा यहाँ पर, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक चिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये H+ इजीली लूज नहीं कर पाएगा। इट डज नॉट लूज H+ इजली एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल। कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पैरा नाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक कंपाउंड का रिलेशन है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बेसिक है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक बार हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करता है, अगर हमें किसी का बेसिक कैरेक्टर देखना है, जैसे नाइट्रोजन का ही लोन पेयर है सब में, तो बेस क्या होता है, बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो H+ ईजिली एक्सेप्ट करें, ईजिली क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। जितना जल्दी H+ एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है, बेस H+ एक्सेप्टर होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर हो वो क्या हो, लोकलाइज्ड हो,
और सबसे पहला फैक्टर होता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो नाइट्रोजन sp3 जो है वो मोर बेसिक होगा नाइट्रोजन sp2 के। इस कॉन्सेप्ट को हमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये क्योंकि रीजन क्या होगा, s कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिसिटी घट जाती है। तो हमें यहाँ सब नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशनों को चेक करना होगा। तो अगर मैं इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये पहले तो कैसा है, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज। डबल मान लो, लोन पेयर को हम लोग डबल मानते हैं, डबल सिंगल सिंगल, तो मतलब ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में चला गया, दिस इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। यहाँ जो होता है ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्चुअल में p ऑर्बिटल में नहीं होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर ये लोन पेयर भी हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये लोकलाइज्ड है और इसका हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ डीलोकलाइज है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मिनिमम बेसिक के लिए, तो बेसिक तो होगा, क्या होगा, जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे sp3 वाले। लेकिन हमें मिनिमम बेसिक पूछा है तो एक तो हमारे पास ये बचता है, एक ये बचता है। तो एक हमारा ऑप्शन बी है, एक हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ऑप्शन सी में भी sp2 है, लेकिन ऑप्शन बी वाला हमारा क्या है, डीलोकलाइज्ड, और ऑप्शन सी क्या है हमारा, लोकलाइज्ड। तो हमें मिनिमम बेसिक कौन होगा इन दोनों में, इन दोनों में मिनिमम बेसिक होगा डीलोकलाइज्ड। क्यों, डीलोकलाइज्ड इज द मिनिमम बेसिक। ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं मोर बेसिक, और ये हो जाएगा लेस बेसिक। रीजन होगा क्या, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाया करता है, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा, H+ इजीली दे ही नहीं पाएगा, वो तो रेजोनेंस कर रहा है। तो मिनिमम बेसिक हमारा इसमें कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है। हमारे पास एक कंपाउंड दे दिया गया है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब ये रेजोनेंस तो होगा। अब सवाल है कि ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा या इधर जाएगा, कौन सा तरीका सही रहेगा। मतलब अगर मैं ये मेथड A बोल दूं और मेथड ये B बोल दूं तो कौन सा सही रहेगा। एक्चुअल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेथड ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये खींचेगा तो रेजोनेंस, मतलब ये इधर, इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर इधर होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये वाला मेथड ज़्यादा सही होगा। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये गलत है ये सही है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूँ तो यहाँ आप डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखते हुए मान लेते स्ट्रक्चर X और इसको Y, अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करते हैं, हम पहले सिंगल सिंगल बना लेते हैं, CH2 CH O, सारे क्या बनाते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ का आया है, 1 2 के बीच में भी है, 2 3 के बीच में भी है, और 3 4 के बीच में भी है। 1 2 के बीच में यहाँ है, 2 3 के बीच में यहाँ आ गया, तो सबके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इस तरह से डैश 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 करके बना लिया करते हैं। और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है और ऑक्सीजन पर निगेटिव, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है, ये भी गलत, यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, इन चारों में बताना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन की। अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी उस रेडिकल की ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सब पे अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। तो रेडिकल के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, तो ये दोनों अल्फ़ा कार्बन, यहाँ रेडिकल के बगल में ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ ये अल्फ़ा, यहाँ ये अल्फ़ा, यहाँ ये अल्फ़ा, यहाँ ये अल्फ़ा, बस केवल ये अल्फ़ा होगा, बाकी ये बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, यहाँ 3 है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 है उस पर 1 हाइड्रोजन है, 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, यहाँ। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल हो जाया करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट डिफरेंट चैप्टर्स के लाएंगे, 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का केयर करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन कर सकता है। उसमें एज ए नॉमिनल कॉस्ट 99 रुपीज़ हम लोगों ने रखा हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करके अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और हम लोग से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज़ ए मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, ठीक है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना बनेगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं ना, सब में अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, वही एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमें क्या ढूंढना है, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है ना, तो हमें ऐसा एल्कीन ढूंढना है। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन का मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन का मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन का मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। अब एल्कीन की देख लेते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो ये एल्कीन है, एल्कीन के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन। यहाँ एल्कीन के बगल वाला कार्बन ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। यहाँ पर एल्कीन के बगल में ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, इस एल्कीन के बगल में ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1, तो इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा, 3 2 5 और यहाँ 1 6 अल्फ़ा एच। यहाँ हम बात करेंगे तो 4 अल्फ़ा एच। यहाँ बात करेंगे 2 2 4, यहाँ पर 3 होंगे, 3 6 3 10, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन होगा। तो यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या हो जाएगा, सी। तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन है तो इसका मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। तो मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सवाल है।
क्वेश्चन क्या करा है, विच कटायन इज मोस्ट स्टेबल। 4 रिंग में इस तरह से सिस्टम दिए हुए हैं और कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी बताना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे होता है। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो 3 कॉन्सेप्ट में लगता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी और रेडिकल की स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट से यहाँ कहीं रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन से आंसर देंगे। हम क्या करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बो कटायन के बगल में ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगा, ये अल्फ़ा होगा और ये अल्फ़ा होगा। यहाँ ये अल्फ़ा होगा, ये होगा, बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन। यहाँ ये अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा कार्बन ये होगा और ये दोनों बगल वाले अल्फ़ा होंगे। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो अगर ये कार्बो कटायन है तो यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 4, और यहाँ केवल एक ही रहेगा ना, क्योंकि पहले से ही 3 बॉन्ड बने हैं तो एक, तो कितने 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ 1 7, तो यहाँ 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ बात करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ कोई सब कार्बन हुए हैं तो 4 बॉन्ड पहले से बने हैं, तो यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पाया जा रहा है, ऑप्शन सी में, और अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑप्शन सी में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो वो कार्बो कटायन मोस्ट स्टेबल भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, और हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी ऑप्शन सी की सबसे ज़्यादा हुआ करेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बो कटायन ऑन हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अगर हम कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ दें तो कौन सा कार्बो कटायन स्टेबल होगा। तो हम सबके क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ के चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, यहाँ बन जाएगा CCH5 पॉजिटिव। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, Cl माइनस अब टूट गया है, और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बो कटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, लेकिन ये कार्बो कटायन और कुछ मतलब ये एक्चुअल में बोल सकते हैं ये कार्बो कटायन लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड कार्बो कटायन, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। लेकिन जो हमारा ये वाला कार्बो कटायन है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस में है, तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बो कटायन है। तो ये कार्बो कटायन डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज है तो इसकी गरीबी को लेने के लिए ये वाला आइटम साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बो कटायन स्टेबल कार्बो कटायन होगा जब हम Cl बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तोड़ने के बाद ये कार्बो कटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो बस हमें क्या करना है, क्लीवेज करके कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। यहाँ रेजोनेंस है, बाकी सब में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, वो बस लोकलाइज्ड कार्बो कटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें कार्बो कटायन दिया और ग्रुप दिया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप दिया है और हमें स्टेबिलिटी बताना है। तो हमें ग्रुप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या इफेक्ट लगा रहा है। अगर ये कार्बो कटायन है तो हमें पता है कि +M ग्रुप +H ग्रुप एंड +I ग्रुप क्या करेंगे, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ये डोनेट करेंगे। अब -M -H एंड -I ग्रुप क्या करेंगे, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। क्या करेंगे, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस सवाल में, देखते हैं इफेक्ट क्या लगा रहा है। जो OCH3 होता है यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर +M लगाता है, Cl +M -I लगाता है, लेकिन इसका -I प्रीडोमिनेटली होता है, तो -I ओवरऑल। ये +H एंड +I लगाएगा और ये -M एंड -I लगाएगा, सब पैरा पोजीशन पे। अब बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, डाउट ही नहीं है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल +M से स्टेबल करेगा। फिर हमारा थर्ड वाला, क्योंकि +H एंड +I से स्टेबल करेगा। फिर हमारा आएगा Cl वाला, सेकंड वाला -I से अनस्टेबल करेगा इस कार्बो कटायन के।
और ये -m और -i से बहुत खतरनाक होगा। अगर कोई बोले कौन ज़्यादा खतरनाक है तो -m -h -i और इधर +m +h एंड +i, ये पावर होते हैं, ठीक है। तो -m ग्रुप, -h एंड -i ग्रुप में सबसे ज़्यादा -m ग्रुप का इफेक्ट होता है प्रीडोमिनेंट, उसी तरह +m का। तो मेजोमेरिक हमेशा हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है। और लास्ट में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करता है। क्यों होता है? क्योंकि मेजोमेरिक क्या होता है, डायरेक्ट लोन पेयर ही ट्रांसफ़र कर देता है, लोन पेयर ही ट्रांसफ़र कर देता है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, यहाँ CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तब जाकर वो रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर CH बॉन्ड को तोड़ के देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो होता है वो केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउडों से देता है, सिग्मा से डोनेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए मेजोमेरिक सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। हाँ, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेबल, फिर थर्ड, सेकेंड में -i और फोर्थ अनस्टेबल हो जाएगा। कि -m आएगा तो कार्बोडाइन को हाईली अनस्टेबल कर देगा इन तीनों में से। तो ये हमारा आ जाएगा लास्ट में फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट याद कर लेना कि मेजोमेरिक में जो -m है वो हाईली अनस्टेबल करेगा, फिर -h, फिर -i। उसी तरह स्टेबल करने के मामले में +m सबसे ज़्यादा, फिर +h, फिर +i। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। हमें पता है कि दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब हम बात करें इसमें, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 ये कार्बन निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये रेजोनेंस में चला गया तो ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड के कारण 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ हम बात करें तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, डबल डबल, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में है। तो सारे कार्बन sp2 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 हैं, साइक्लिक हैं, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ हमारा निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ हमारा निगेटिव चार्ज कोई स्टेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी फैक्टर है, बल्कि +i से थोड़ा डोनेट ही कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, एरोमेटिक होने के कारण स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबल करता है, लेकिन एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बन आयन। ये साइक्लोपेंटाडाइन कार्बन आयन टाइप का स्पीसीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक दुनिया की खतरनाक चीज़ है, वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है विच हैज मैक्सिमम CO बॉन्ड लेंथ। अच्छा, CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम कब होगा? आप खुद से सोचो, अगर इसको कोई रेजोनेंस कराएगा तो ये रेजोनेंस करने के बाद ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा ना। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। अब सवाल है, जहाँ मैक्सिमम रेजोनेंस होगा वो आंसर सही होगा। अगर हम देखें तो यहाँ एक ही बार रेजोनेंस होगा, यहाँ तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं, यहाँ बट जाएगा। ये 2 बार में रेजोनेंस बढ़ जाएगा तो CO बॉन्ड लेंथ पे उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात करें, यहाँ रेजोनेंस करेगा, 2 बार रेजोनेंस करेगा, तो कई पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बढ़ेगा, ये CO बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? रेजोनेंस होने के कारण ये बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ एक ही बार होगा, यहाँ 2 बार होगा। और इन दोनों में क्या है, एक ही पाई बॉन्ड दोनों में टूट जाएगा तो 50-50% मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो 100%, यहाँ 50% 50%, और यहाँ 2 बार मिलेगा तो 200%। और 200% मिलेगा तो ये 2 बार सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। तो मैक्सिमम CO बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन होता है, ठीक है। X कोई ग्रुप होता है, अगर ये EDG ग्रुप है तो क्या करेगा, 2 तरह के ग्रुप होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एरो इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये डोनेट करने लगेगा, किससे करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउडो से। तो लिखा क्या है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यस, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हाँ, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसका इफेक्ट
कम होता जाएगा। अब बोलते हैं चौथे कार्बन पे जीरो इफेक्ट इसका माना जाता है, अप टू 4 कार्बन इसका इफेक्ट जीरो माना जाता है। तो इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट, दैट्स इज आल्सो ए करेक्ट आंसर। हाँ, इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम अटैच टू द ऑर्गेनिक चेन। हाँ, जैसे कार्बन चेन है, अगर NO2 कोई ग्रुप लगा दिया तो NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इसका ऑर्डर इधर आ जाएगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं कोई और ग्रुप लगा दिए, डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, और T ग्रुप, या अगर कोई CH3 कुछ ग्रुप ऐसा लग गया, जैसे कोई डोनेटिंग ग्रुप CT3 ग्रुप लग गया, तो इसको क्या करेगा, डोनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के कारण ये अराइज होता है। हाँ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के कारण ये इफेक्ट अराइज होता है। तो ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट, नहीं, दिस इज़ ए परमानेंट। इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं, ये हमेशा लगेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, नॉट ए टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट किसे बोलते हैं, जब कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में कोई अपना बिहेवियर शो करने लगे। जैसे यहाँ पर एल्कीन है, इसके सामने H+ रखेंगे तो इसको देने लगेगा, तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो टेम्परेरी होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, नॉट टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये गलत है, और हमें कौन सा इनकरेक्ट है वही पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें इस ऑप्शन के हिसाब से, तो जो हमारा आंसर होगा इनकरेक्ट वाला वो होगा इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है। तो दोनों एसिड हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे ऑप्शन, क्योंकि एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एल्कोहल। एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड एल्कोहल। अब सवाल है कि ये इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, COH। अगर हम बात करें COH और COH-CH3, होता क्या है इसमें कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक अच्छा सवाल है। होता क्या है, जो COH है और COH-CH3 लोगों को लग सकता है कि ये +H एंड +I इफेक्ट लगाएगा तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लगता है। होता क्या है, ये अपना जब ये बनेगा तो होगा क्या, क्योंकि एसिड है तो H+ निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा। नॉर्मल है तो ये क्या करेगा, ये तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा ही, इसको ये डिस्टर्ब करेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को बार बार ये डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस डिस्टर्ब होता है, हमें पता है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ का, नेगेटिव चार्ज यहाँ का, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस इस तरह के सिस्टम में डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर ये वाला सिस्टम होगा तो होगा क्या, ये जो CH3 ग्रुप है इसको, इसके प्लेन को डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब ये अलग अलग एंगल पे थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस अब इसको उतना परेशान नहीं करेगा और ये अच्छे से इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर पाएगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर फेवरेबल हियर, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर फेवरेबल होगा तो अनायन हमारा मोर स्टेबल होगा, और अनायन मोर स्टेबल होता है तो बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, अनायन मोर स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा होना चाहिए करेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट को आर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर आर्थो पे कोई बल के ग्रुप आएगा तो इसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं SIR कॉन्सेप्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक ग्रुप ने इस रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, जिससे इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है इस कंपेयर टू इसके। तो ये मोर स्टेबल अनायन होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एसिडिटी का क्वेश्चन है। ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल का सवाल है। हमारे पास डिफरेंट फिनॉलिक सिस्टम है जिस पे ग्रुप लगे हुए हैं और हमें बताना है एसिडिटी का ऑर्डर। तो हमें इफेक्ट देखना होगा कि क्या क्या इफेक्ट लगा रहा है। जो CN होता है वो लगाता है -M, क्लोरीन होता है -I लगाता है, NH2 +M लगाता है और CHO ये -M लगाता है। अब हमें बताना है एसिडिटी। तो एसिडिटी -M -I से बढ़ेगा, -M तो इसको ज़्यादा ही बढ़ाएगा, -M -I भी इसका थोड़ा लगता है, -I थोड़ा बढ़ाएगा, +M घटाएगा और -M बढ़ाएगा। अब इन दोनों में -M में कौन ज़्यादा बढ़ाता है, ये CN ज़्यादा बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू CHO। अब इसी हिसाब से देख लेते हैं।
तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी CN वाले का होगा, तो P इज़ द ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए ये वाले। अब QRS में R तो लास्ट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस M लगा रहा है, वो लास्ट में हो जाएगा। और बात करते हैं Q और S में, तो ये माइनस आई लगाएगा, ये माइनस M माइनस आई लगाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो S आ जाएगा, फिर आ जाएगा Q। तो PSQR ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब फ्लोरो वाले से ज़्यादा हमारा CHO लगाएगा माइनस, क्योंकि माइनस M लगा रहा है, फ्लोरो हमारा माइनस आई लगाया करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इफ़ेक्ट पता हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ये आर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन का सवाल है। इसमें लाइन एक याद कर लेना, वो लाइन ये होती कि आर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये एनिलीन में लगता है, इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन, इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन। मतलब अगर एनिलीन है और इसके बगल में CH3 आ जाए, NH2 CH3 आ जाए आर्थो पे, तो हो सकता है लोगों को लगे कि यह एक्चुअल में लग सकता है कि ये +HN+I लगा रहा है तो इसको बढ़ा देगा बेसिक स्ट्रेंथ को। नहीं, ये कम हो जाता है, यहाँ एनिलीन मोर बेसिक होता है। तो आर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये लेस बेसिक, ये मोर बेसिक। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को SIP बोलते हैं, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट में, तो इसमें क्या होगा, बेसिक होने के लिए क्या होना चाहिए, H+ ऐड करने के बाद स्टेबल होना चाहिए। ये H+ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, इसमें H+ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH2 NH3 पॉजिटिव, और यहाँ CH3। तो इसका रिपल्सन होने के कारण ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, और ये कंजुगेट एसिड अनस्टेबल, तो जैसा था वापस चला जाएगा। H+ एक्सेप्टेंस इसके लिए अच्छा नहीं है, H+ एक्सेप्टेंस नॉट इजीली, क्योंकि उसके बाद अनस्टेबल हो जाता है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर का क्या हो जाता है, कम हो जाया करता है। तो ये हमारा Q सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम बात करें, तो ये तो लगा रहा है +I, मेटा पे +I लगता है, पैरा पे +HN+I लग जाएगा CH3 का। ठीक है, ये +I लगाएगा, ये +HN+I। अब सवाल है कि सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे कम बेसिक कौन होगा। सबसे कम बेसिक ये एनिलीन वाला है, क्योंकि ये दोनों तो बढ़ाएंगे। अब एनिलीन वाला होगा कि ये वाला होगा, सबसे ज़्यादा ये, सबसे कम ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो एनिलीन से भी कम होता है। तो Q सबसे लास्ट में आएगा। जिसको ये पता Q सबसे लास्ट में, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो Q ये कहिए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, S। उसके बाद हमारा हो जाएगा R, फिर हमारा हो जाएगा P, ये Q क्यों हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि आर्थो इफेक्ट से। S क्यों सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 2 इफेक्ट लग रहे हैं, +HN+I। R में +I लग रहा है, P में नो इफेक्ट है, और Q में आर्थो इफेक्ट है, तो आर्थो इफेक्ट से कम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का है। तो ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है। ये गुआनिडीन टाइप का बेस है। कैसा है, गुआनिडीन टाइप का बेस। ये जो लोन पेयर है इसका लोकलाइज्ड है, और इसके साथ इसको +M भी मिल रहा है, तो दो तरफ +M मिलने से ये काफ़ी हाईली बेसिक होता है ना, काफ़ी हाईली बेसिक होता है सारे बेसिक कंपाउंडों में। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें सारे नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, अगर हम बात करें इसका लोन पेयर क्या है, sp2 है और लोकलाइज्ड है। यहाँ नाइट्रोजन रेजोनेंस में चला गया तो ये भी sp2 होगा, लेकिन ये क्या होगा, डी लोकलाइज होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी लोकलाइज्ड है लेकिन इसका +M मिल रहा है, और यहाँ 2 +M मिल रहा है, तो जो 2 +M होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो फोर्थ सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 2 +M। अब उसके बाद थर्ड हो जाएगा, क्यों, 1 +M लोकलाइज तो है ही, लोकलाइज तो है ही। अब sp2 लोकलाइज जीतेगा या sp2 डी लोकलाइज, जाहिर सी बात है sp2 लोकलाइज, मतलब फर्स्ट हो जाएगा sp2 लोकलाइज वाला, और लास्ट में हमारा हो जाएगा सेकेंड, वो हो जाएगा sp2 डी लोकलाइज। तो
अब इसी के अनुसार से देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हमारा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर गुआनिडीन टाइप का बेस इसको बोलते हैं, काफ़ी हाईली बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब हम लोगों ने पहले ही अभी डिस्कस कर लिया, ये ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो इफेक्ट से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, ये ऑर्थो इफेक्ट का सवाल है। तो भले CH3 आ गया है लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस अच्छे से होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, तो ये ज़्यादा मोर एसिडिक हो जाएगा। पैरा नाइट्रोफेनॉल ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में हम लोगों ने पता ही है कि पैरा नाइट्रोफेनॉल ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, चिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड का एक रिंग बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इजीली लूज़ नहीं करेगा। अब बताना है CHCl3 और CHF3 में कौन ज़्यादा है, तो CHCl3 और CHF3 में बताने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, ये हो जाएगा CCl3 माइनस, तो यहाँ क्या आएगा C-F3। अब निगेटिव चार्ज को लेने वाले हैं, यहाँ क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये निगेटिव चार्ज जा सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो ये जो कार्बन आयन है क्या है, ये डीलोकलाइज है। और फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ फ्लोरीन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये रेजोनेंस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो कार्बन आयन है लोकलाइज्ड है, और हमें पता है डी लोकलाइज कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज कार्बन आयन मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो कार्बन आयन लेस स्टेबल, तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड वीक एसिड, और मोर स्टेबल वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, तो CHCl3 CHF3 से ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। लोगों को लग सकता है कि फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। निगेटिव चार्ज को जितने लोग अपने पास रख पाएंगे उसके लिए अच्छा है, ये तो यहीं रह जाएगा ना, ये कहीं रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल में कर लेगा, लेकिन फ्लोरीन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ रेजोनेंस कर लेगा। अब हमें इसमें बात करें, यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट से ये जीत जाएगा, तो डी हो जाएगा, प्लस में है, -M-I से भी जीत जाएगा, तो A, B एंड D इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड K विल बी द मैक्सिमम, K किसके लिए मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखें तो ये सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो ये दोनों तो हार जाएंगे, इन दोनों में ही बात करेंगे, दोनों एसिड है, एसिड अल्कोहल फेनॉल से जीतेगा। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब यहाँ निगेटिव चार्ज निकलेगा तो ये क्या बनेगा, SO3 माइनस, यहाँ क्या बनेगा COO माइनस, यहाँ कितने बनेंगे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ क्या बनेगा 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये अनायन मोर स्टेबल है, और ये हमारा लेस स्टेबल। तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेजोनेट, तो ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है विच इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें सब कंपाउंडों की, तो एक्चुअल में जो कंपाउंड होता है ये टब शेप में होता है, और नॉन प्लेनर होने के कारण ये क्या हो जाता है, होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि साइक्लिक है, sp2 है, डीलोकलाइजेशन भी है, लेकिन क्या हो रहा है कि एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहता। क्यों, क्योंकि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। क्या होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ये कॉन्सेप्ट हुआ करता है। ठीक,
तो ये हमारा इस तरह से एग्जिस्ट करता है, अपने आप को एंटी से नॉन एरोमेटिक बना लिया करता है। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करें तो ये हमारा ये रिंग तो हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो प्लस में यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ भी देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इस तरह कंपाउंड को क्वासी सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हम बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जैसे यहाँ तोड़ दिया। उसके बाद अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक और सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या करा है, फाइंड आउट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। जैसे ये सब हम जानते हैं, इसको ब्रिज सिस्टम बोलते हैं, तो ब्रिज कार्बोकैटायन भी है, और देखते हैं इन ब्रिज सिस्टमों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले एक नॉन ब्रिज सिस्टम उसको देख लेते हैं। यहाँ कार्बोकैटायन के बगल में लोन पेयर ग्रुप है, मतलब ये प्लस एम स्टेबलाइज इसको कर सकता है, ये प्लस एम स्टेबलाइज कार्बोकैटायन इसको बोल सकते हैं। यहाँ कार्बोकैटायन ब्रिज सिस्टम पे, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन पे है। तो ब्रिज वाले कार्बन पे अगर हमारा sp2 है, ये कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, ब्रेड्स रूल ये बोलता है कि एट ब्रिज हेड पोजीशन, एट ब्रिज हेड कार्बन नो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट, नो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रिज हेड पोजीशन पे, ब्रिज सिस्टम पे कभी भी sp2 कार्बन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला तो हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ पर अल्फ़ा एच है, अगर ध्यान से देखें तो 3 अल्फ़ा एच है, 2 अल्फ़ा एच ये है, ये अल्फ़ा एच है, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा, लेकिन ये अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर रेजोनेंस करेगा हाइपर कंजुगेशन के कारण थ्रू, तो ये sp2 होगा, तो ये नहीं होगा। तो एक्टिव जितने हैं तो 5 अल्फ़ा एच एक्टिव है। यहाँ पर 1 अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है। यहाँ प्लस एम स्टेबलाइज है, और ये तो हमारा हाईली अनस्टेबल है। तो सबसे स्टेबल जो होता है वो हमारा मेजोमेरिक स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन, तो 4th सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन पहले ही हट गए। और इन दोनों में एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड होगा वो लिस्ट स्टेबल है, वो दोनों में है, देख रहे हो, दोनों में। तो 4th सेकंड। अब सवाल है फर्स्ट और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्फ़ा हाइड्रोजन हम बताते हैं, यहाँ पर 5 अल्फ़ा एच, यहाँ 1 अल्फ़ा एच है, तो हमारा फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4th, 1st, 3rd, 2nd। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो ऑर्डर हो जाएगा 4th, 1st, 3rd, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का भी सवाल है, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। अब ये कार्बोकैटायन है, तो ये कार्बोकैटायन के बगल में यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा डबल, सिंगल, डबल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस हो जाएगा, और इसको प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा। प्लस एम है, और ये अल्फ़ा कार्बन भी, ये कार्बन अल्फ़ा है, ये कार्बन अल्फ़ा है, तो प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा, साथ साथ हाइपर कंजुगेशन से भी, प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन। इसमें बात करेंगे तो 2 अल्फ़ा एच यहाँ, 3 अल्फ़ा एच यहाँ, तो 5 अल्फ़ा एच का हाइपर कंजुगेशन यहाँ लगेगा। इसमें बात करें तो यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ 3 अल्फ़ा एच, यहाँ 3 अल्फ़ा एच, यहाँ 6 अल्फ़ा एच, तो 8 अल्फ़ा एच का हाइपर कंजुगेशन लगेगा। इसमें बात करें तो ये प्लस एम स्टेबलाइज होगा, और इसमें अल्फ़ा एच की बात करें तो ये अल्फ़ा कार्बन होगा, तो 3 अल्फ़ा एच होगा। इस वाले में भी देख लेते हैं, 5 अल्फ़ा एच, और मतलब कार्बोकैटायन प्लस एम स्टेबलाइज, और 2 अल्फ़ा कार्बन का 6 अल्फ़ा एच। तो पहले हम देख लेते हैं मेजोमेरिक, सबसे पहले प्लस एम ज़्यादा होता है, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, ये तो हम जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं प्लस एम से, तो प्लस एम वाले पहले जिता दो, तो 4th और 1st में प्लस एम लग रहे हैं। अब सवाल है 4th ज़्यादा होगा या 1st, तो 4th हमारा प्लस एम तो दोनों बराबर लगेगा, लेकिन इसमें अल्फ़ा एच ज़्यादा है, इसमें अल्फ़ा एच कम है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कार्बोकटायन जो हमारा स्टेबल कार्बोकटायन होगा, सबसे ज़्यादा हमारा कार्बोकटायन स्टेबल होगा ये फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ प्लस एम भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, अरे सॉरी फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस एम और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। उसके बाद हमारा फर्स्ट के बाद फोर्थ आ जाएगा। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आ चुका है। बाकी अगर उसके बाद देखें सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा होगा, तो सेकंड में 5 अल्फा हाइड्रोजन लग रहा है और थर्ड में कितने लग रहे हैं 8, तो थर्ड जीत जाएगा, फिर हमारा सेकंड हो जाएगा। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है कि प्लस एम भी लग रहा है एंड हाइपर कंजुगेशन 6 अल्फा एच का लग रहा है। फोर्थ में क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है एंड हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा एच का लग रहा है। थर्ड में हमारा क्या लग रहा है 8 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन। और सेकंड में हमारा क्या लग रहा है, सेकंड में हमारा 5 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ ये ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा, अगर -m -H एंड -I ग्रुप है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और +M +H एंड +I है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब हम देख लेते हैं, ग्रुप को पहचानना शुरू करते हैं। तो NO2 -M लगाता है, Cn -M लगाता है, CH3 +H लगाता है और +I भी थोड़ा लगाएगा और यहाँ नो इफेक्ट है। तो -M, अब -M लगा रहा है लेकिन कौन ज़्यादा लगाएगा, तो ये -M ज़्यादा लगाता है NO2 एच कम्पेयर टू इसके। अब देख लेंगे, हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारा जो -M ज़्यादा लगाएगा वो अनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा P के बाद हो जाएगा Q, S हो जाएगा और फिर लास्ट में R होगा, क्योंकि +H क्या करता है, घटाता है कार्बन आयन। तो PQSR ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, -M ग्रुप, और +H ग्रुप घटा देगा तो लास्ट में हो गया। नो इफेक्ट से भी ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा ये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड। इन चारों में हमें ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बेंजीन तो हमें पता ही होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं। ये भी हमारा कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइक्लिक है, सारी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और रेजोनेंस भी हो रहा है। तो साइक्लिक भी है, sp2 भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता है। अब बोला जाता है एंटी एरोमेटिक दुनिया का हाईली अनस्टेबल होता है, ये ब्रिज सिस्टमों से भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। अगर एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है तो कभी रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो ये होगा रूम टेम्परेचर जो अनस्टेबल कंपाउंड होगा हमारा क्या, ये साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड होगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इस कॉन्सेप्ट में क्या लग रहा होगा, आर्थो इफेक्ट लग रहा होगा। और आर्थो इफेक्ट के कारण ये जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें ये पैरा नाइट्रोफेनॉल, आर्थो नाइट्रोफेनॉल, हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया था कि पैरा नाइट्रोफेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी शायद डिस्कस कर लिया है। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है या फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। और यही आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिड, ये भी आर्थो इफेक्ट वाला सवाल है। अब वैसे भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो ए बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बी एंड डी हम लोगों ने इसको ऊपर भी डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के बी वैल्यू का है। तो के बी वैल्यू क्या होता है, जो के बी वैल्यू होता है एक्चुअल में बेसिक स्ट्रेंथ की होता है। जिसकी के बी वैल्यू ज़्यादा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर के बी वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा,
बढ़ जाया करेगा। के बी वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाया करेगा के बी वैल्यू बढ़ने पे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग के बी वैल्यू। तो अब हमें देखना पड़ेगा नाइट्रोजन का। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यहाँ नाइट्रोजन का होगा sp2। और एक्चुअल में ये अगर मैं इसको स्ट्रक्चर करके ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा NH2 और यहाँ NH2 NHCCH5। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि जब नाइट्रोजन sp3 होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू sp2। मतलब नाइट्रोजन sp3 और नाइट्रोजन sp2 में नाइट्रोजन sp3 मोर बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन sp2। ये लेस बेसिक होगा, ये होगा मोर बेसिक। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं NH2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो हम लोगों ने जैसे ये बात की, ये sp3 होगा, ये रेजोनेंस में इसका लोन पेयर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, ये sp2, ये sp2, ये sp3। सबसे ज़्यादा तो हमारा हो जाएगा sp3 वाला, थर्ड सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों की बात करें तो ये नाइट्रोजन sp2 इसका डीलोकलाइज है रेजोनेंस में, यहाँ भी डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइज कहाँ ज़्यादा है, यहाँ डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, 2 रिंग में हो रहा है, यहाँ एक ही रिंग में होगा, यहाँ 2 रिंग में होगा। तो डीलोकलाइजेशन यहाँ है लेकिन उतना नहीं है, यहाँ ज़्यादा ही है। अब डीलोकलाइज हमें पता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये तो लोकलाइज्ड है ही, इसमें कोई चांसेस ही नहीं है, पाई बॉन्ड है नहीं कि डीलोकलाइजेशन हो। अब जो ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, मोर डीलोकलाइजेशन लेस बेसिक, मोर डीलोकलाइज होगा तो बेसिक क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। तो थर्ड के बाद जो हमारा फर्स्ट होगा वो ज़्यादा बेसिक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो एक्चुअल में देखो यहाँ पर हमारा जो ये लोकलाइज लोन पेयर और प्लस हम स्टेबलाइज है, इग्वानाइडिन टाइप का बेस है, तो ये अच्छा खासा बेसिक होता है, ये काफ़ी हाईली बेसिक माना जाता है। 2 हो जाता तो और भी हो जाता, लेकिन ये भी हाईली बेसिक है इन तीनों के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें, ये 1 डिग्री अमीन है और ये हमारा 2 डिग्री अमीन है, और ये हमारा इसका लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है, बाकी सब में लोकलाइज है, ये डी लोकलाइज लोन पेयर। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये प्लस हम स्टेबिलिटी इसको मिलेगी इस लोन पेयर को, तो सबसे ज़्यादा हमारा फर्स्ट हो जाएगा बेसिक। फर्स्ट के बाद हम बात करें तो फोर्थ हमारा हो जाएगा लास्ट में। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फोर्थ सबसे ज़्यादा लास्ट में हो जाएगा। अब सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होगा, थर्ड हो जाएगा, फिर हमारा सेकेंड हो जाएगा। ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक, फोर्थ लास्ट में होगा, सेकेंड 2 डिग्री अमीन को ज़्यादा बेसिक बोला जाता है और 1 डिग्री को, तो 2 डिग्री अमीन ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर। 2 प्लस आई इफेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, और ये हमारा आर्थो बेंजोइक एसिड है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों तो कम ही होंगे एसिडिक, इन दोनों में आर्थो इफेक्ट के कारण ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। तो अगर इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो भी क्वेश्चन आता रहता है। अगर हमारा गैसियस में बोले, गैसियस बोले, उसको बोलना पड़ेगा, गैसियस तो बोलना ही पड़ेगा। अगर गैसियस बोले
तो हमेशा याद रखना 3 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। मतलब एमीन जो हमारा 3 डिग्री एमीन होगा वो ज़्यादा होगा 2 डिग्री 1 डिग्री फिर अमोनिया। लेकिन अगर एक्वस में बोले और अगर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन, जैसे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यही 4 ग्रुप है ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक बार RRR 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, RRH 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, RRH RHH 1 डिग्री एमीन होगा, HHH 1 डिग्री। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है 3 डिग्री एमीन, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, ये हमारा 1 डिग्री एमीन है और ये हमारा सिंपली अमोनिया है। ठीक है, अब बताओ बेसिसिटी के हिसाब से तुम बताओ क्या हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो 3 डिग्री एमीन होगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर एक्वस कंडीशन में गैस में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस में ये गैसियस के लिए कि हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है केवल। लेकिन यहाँ पर 2 इफेक्ट, एक्वस कंडीशन में 2 इफेक्ट काम करते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है हाइड्रेशन इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है कि जितना ग्रुप R ग्रुप लगेगा वो बढ़ा देगा, तो होना क्या चाहिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अमोनिया। और हाइड्रेशन क्या बोलता है जितना हाइड्रोजन होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसके हिसाब से अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि हाइड्रेशन इफेक्ट के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एक्वस कंडीशन में। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जब हम R को CH3 लिखें और इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन किए और R को C2H5 लिखें, तो जब CH3 होगा तो याद कर लेना 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, और C2H5 रहेगा तो याद करना 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। इसी को बोलते हैं 213, CH3 है तो 213 करके याद कर लो, और C2H5 है तो 231, C2H5 बड़ा है तो 231, CH3 छोटा है तो 213, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अब देख लो, इसमें एक्वस कंडीशन बोला है और R की जगह CH3 रखा हुआ, तो 213 वाला ढूंढ लो, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया। ऑप्शन सी देखो, ये 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, ये 3 डिग्री और फिर अमोनिया, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान देखें तो ये +M स्टेबलाइज करेगा, ये -I, ये +H और ये -M। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबिलिटी करता है, +M इज़ ग्रेटर देन +I इज़ ग्रेटर देन +I। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो अगर हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि -H और -M, इस तरह से हो सकता है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, फर्स्ट वाला +M से, फिर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला +H से, सेकेंड वाला थोड़ा घटाएगा -I से, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आर्थो इफेक्ट का सवाल है। तो आर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन लेस बेसिक हो जाएगा, तो क्यों तो सबसे लास्ट में आएगा, क्यों ये आर्थो इफेक्ट के कारण लीस्ट बेसिक हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। अब इन तीनों की बात करते हैं, क्यों तो लास्ट में हो गया। PRS में अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि S में क्या लगता है +H एंड +I, यहाँ +I लगता है, यहाँ नो इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा +H से, S ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं P और R में, तो R में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और P में क्या लग रहा है नो इफेक्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ +H से ये जीत गया है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, जितना डोनेटिंग ग्रुप होगा, फिर R में क्या हो रहा है +I लग रहा है, P में क्या लग रहा है नो इफेक्ट लग रहा है, और Q लिस्ट बेसिक क्यों है, क्योंकि यहाँ आर्थो इफेक्ट लग जा रहा है, क्या लग रहा है आर्थो इफेक्ट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा, SRPQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ रिंग टुवर्ड अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये 4 कंपाउंड हमें दिया हुआ है। अब हम सबके लिए देखते हैं क्या इफेक्ट लगेगा। देखो यहाँ पर अगर हाइपर कंजुगेशन तो लगेगा ना, बेंजीन के बगल में अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा H का लगेगा, यहाँ हाइपर कंजुगेशन लगेगा, वो भी कितने अल्फा हाइड्रोजन का, 1 अल्फा हाइड्रोजन का। यहाँ हाइपर कंजुगेशन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे नहीं है,
तो 0 अल्फ़ा एच, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन लगेगा 2 अल्फ़ा एच का। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन लगेगा उतना ज़्यादा हमारे उस बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा हमारा जो रिंग है वो क्या बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उतना इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक इजीली। ठीक है, ठीक है। अब देख लो यहाँ से, अब हमें देखना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, अगर हम बात करें तो हमारी फर्स्ट की हो जाएगी, फोर्थ की, सेकेंड की, और लास्ट में थर्ड। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन बाकी कट गए, फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा, फर्स्ट के बाद आ जाएगा हमारा क्या, हाइपर कंजुगेशन को पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ के, और इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ये भी अगर तो सबसे ज़्यादा हमारा हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फ़ा एच का फर्स्ट में, फिर फोर्थ होगा, फर्स्ट के बाद आ जाएगा फोर्थ, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, और लास्ट में हमारा थर्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रीच होता जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्यूइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ड्यू टू। टॉल्यूइन ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की तरफ। रीज़न क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो रीज़न सिंपली अगर हम बात करें, टॉल्यूइन बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा। तो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ, तो एक तो इसका हाइपर कंजुगेशन लगेगा, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हाइपर कंजुगेशन इसका थोड़ा मैं समझाऊँ तो इस तरह से, ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगा, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके हाइड्रोजन इसको यहाँ से किस तरह H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बनाएगा, और ये निगेटिव चार्ज जैसे ही बनेगा इस कार्बन पे, ये इसके साथ रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना शुरू कर देगा। और कहाँ बढ़ाता है, आर्थो एंड पैरा पे। एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, एक बार निगेटिव यहाँ, एक बार निगेटिव यहाँ, इस तरह से बनता जाएगा। बाकी हम लोग देख ही सकते हैं कैसे बन जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से बनता जाएगा। तो आर्थो और पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बोले कहाँ बढ़ेगा, तो आर्थो एंड पैरा पे। और रीजन क्या होगा, इंडक्टिव से भी बढ़ाएगा और हाइपर कंजुगेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है -i पावर का। ये आपको याद होना चाहिए, -i पावर का ऑर्डर। तो अगर मैं -i पावर का अगर आप देखेंगे ऑर्डर, जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि NO2 सबसे ज़्यादा -i लगाता है, फिर NO2 के बाद हमारा लगा देता है CN के बाद हमारा लगा देता है NH2, फिर F। तो NO2 B ऑप्शन एक ही है, B के बाद क्या आ जाएगा, B के बाद हमारा पास A ऑप्शन यही वाला है, BA, उसके बाद D और C। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए -i इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। नाइट्रोजन के लोन पेयर का ही केयर करना है। यहाँ नाइट्रोजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और हमें पता है कि s कैरेक्टर बढ़ता है, s कैरेक्टर इसमें कितना होगा 25%, इसमें 33%, और इसमें हो जाएगा 50%। s कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, घटता है। और एस कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा तो इसका बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा 25% वाला होगा। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंड, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड। तो आ जाएगा क्या, फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द कंपाउंड विच डू नॉट शो रेजोनेंस। तो कंपाउंड रेजोनेंस अगर हमारा शो करना है किसी कंपाउंड को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नज़र आना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा अगर सिस्टम होगा तो वहाँ रेजोनेंस होगा। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल आ जाए तो रेजोनेंस होगा। अगर हम इसमें बात करें
तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, थोड़ा तो हो रहा है। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसकी बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ भी देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो यहाँ भी रेजोनेंस, तो यहाँ इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। अगर ध्यान से देखो यहाँ इसके बाद डबल बॉन्ड है लेकिन सिंगल 2 बार आ गया, कंजुगेट होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल अल्टरनेट में चलता रहना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या ट्रिपल बॉन्ड या रेडिकल। तो यहाँ कम्प्लीटली इसी तरह डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, यहाँ 2 बार सिंगल आ गया, मतलब ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कौन सा रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो यहीं कंजुगेशन नहीं हो रहा है, यहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए लोन पेयर पाई रेजोनेंस। लोन पेयर पाई रेजोनेंस का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आना चाहिए। ये जिसके पास भी आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, वहाँ लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो जाएगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन ये हो जाएगा, पाई मतलब डबल बॉन्ड से। अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ जो कंजुगेशन है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डबल सिंगल डबल कंजुगेशन ना, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल कंजुगेशन है। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, लोन पेयर है लेकिन ये वाला रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ भी होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो कंजुगेशन में है डबल सिंगल रेडिकल, यही एक स्पीसीज जहाँ लोन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर यहाँ है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लोन पेयर और इसको बोलते हैं पाई, तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन पढ़ लो। एरोमेटिक होने के लिए जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है वो हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए। कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। थर्ड हमारा जो होता है वो होना चाहिए कि डबल सिंगल बॉन्ड डबल, मतलब कंजुगेशन होना चाहिए, बल्कि इसको हम पहले मानते हैं, इसको हम पहले मानते हैं। और फोर्थ हमारा होता है अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो उसको एरोमेटिक बोल देते हैं। और n क्या होता है, इंटीजर होता है, वो 0 1 2 से स्टार्ट होता है, तो अगर 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो तो सब, अगर मैं यहाँ देखूँ तो साइक्लिक, रेजोनेंस, sp2 और 4n+2 सबके लिए काउंट कर लो। तो अगर इसके लिए साइक्लिक की बात करें, हाँ साइक्लिक है, यहाँ भी साइक्लिक है, सबके लिए लिख दो SCR sp2 और 4n+2, मतलब 4n+2 ना लिख के यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बस लिख दो, पाई इलेक्ट्रॉन सबके लिए काउंट कर लो, तुम्हें खुद आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस sp2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लिक रेजोनेंस sp2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज को भी डबल मान के मान सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है, तो हाँ रेजोनेंस हो रहा है। क्या sp2 है, अगर ध्यान से देखो अगर रेजोनेंस में हो रहा है तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वो sp2 होगा, तो यहाँ सारे के सारे sp2 है, डबल वैलेंट वाले तो sp2 है ही, सारे के सारे sp2 हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और याद रखना पॉजिटिव चार्ज को 0 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं और नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। कितने मानते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज से 0, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो अगर अभी हम पहले सबका कैलकुलेट कर लेते हैं फिर देखते हैं। ये भी साइक्लिक है, रेजोनेंस है, sp2 है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया है तो sp2 होना ही पड़ेगा। 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 8 आ जाएगा। सेम यहाँ साइक्लिक है, रेजोनेंस है लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल 2 बार आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आगे देखने की ज़रूरत है नहीं। साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है और sp2 हाइब्रिडाइज भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक लोन पेयर काउंट होता है, दूसरा नहीं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ठीक। अब सवाल है कि ये तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसलिए हार गए, ये तो नहीं होगा। बाकी 3 की बात करें तो 3 कंडीशन तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी सब में अगर देखो यहाँ भी 8 पाई और इसमें 6। हमें पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक हो जाता है और नॉन एरोमेटिक भी बन जाता है, लेकिन 6 वाला जो होगा हमारा एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ऑप्शन ए। तो इस कंडीशन को याद रख लेना और इसी से हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं ध्यान से बताऊँ यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, लेकिन यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बाकी सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी अगर देखें तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 0 के बराबर था, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के कारण भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखोगे तो एरोमेटिक बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन में सारे एरोमेटिक है, तो ये तो पहले कट गया कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी कट गया। यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ध्यान से देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और बाकी सब कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ ये इन चारों कंडीशनों को फॉलो करा। साइक्लिक भी है सारे, रेजोनेंस में भी है, सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन भी या तो 2 है या तो 6 है। तो ये एरोमेटिक के ही कंडीशन हुए ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग इज मैक्सिमम। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमें इफेक्ट देखना होगा। ये एक्चुअल में NO2 -M लगाता है, O- +M लगाएगा, NH2 भी +M लगाएगा, OCH3 भी +M लगाएगा। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होगा कि कौन ज़्यादा +M लगाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई निगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर की। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ये फेनॉक्साइड आयन लगाएगा एज़ कम्पेयर टू NH2। भले ये लेस निगेटिव, लेकिन ये न्यूट्रल है ना। ये देने के बाद क्या, अगर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये हो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो ये क्या हो जाएगा, O- देगा, तो ये O- जब देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खुद को तो न्यूट्रल कर लेगा ना, और यहाँ पर तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ निगेटिव ऐसे कुछ आ जाएगा, तो 2 चार्जेज आ जाएंगे, यहाँ एक ही चार्ज आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे पाएगा, ऑप्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन। अगर हम इसकी बात करें तो +M पावर हम बोल सकते हैं O- वाला ज़्यादा होगा, फिर कंपेयर टू NH2 वाला, और लास्ट में OCH3 वाला। इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बता देंगे। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रल है और चार्ज है तो चार्ज हमेशा ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेटिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है कि बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप -M शो करता है। तो एक बेंजीन रिंग की तरह ये सोच सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप लगा देंगे। अगर COR लगा देंगे तो क्या होगा, सब लगा देते हैं बारी बारी से। OR लगा देंगे, थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अगर हम बेंजीन पे COR लगा दिए, या बेंजीन पे OR लगा दिए, या बेंजीन पे COR लगा दिए, ऐसे चेक कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस रिंग पे वो हो जाएगा +M, वो हो जाएगा +M। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटाएगा, वो हो जाएगा -M। अगर यहाँ पर कोई बेंजीन से अगर डायरेक्टली लोन पेयर सिस्टम मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जुड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, +M लगाएंगे। ठीक है। और लोन पेयर भी होना चाहिए उनके पास, ये भी होना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता तो ये -M हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर है तो ये +M से दे देगा। यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं तो ये -M होगा। तो पहला वाला ऑप्शन ए हो गया। तो सारे के सारे तो -M नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें तो Cl की अगर मैं बात करूँ
तो Cl लोन पेयर से प्लस एम लगा सकता है, हालांकि इसका माइनस आई ज़्यादा होता है लेकिन प्लस एम होगा इसका। CHO है और हमें पता है कि CHO है, तो CHO जो होगा यहाँ कार्बन के पास कोई नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन से खींचेगा, ये माइनस एम लगाएगा। NH2 क्या लगाता है, NH2 हमारा लोन पेयर से प्लस एम लगा देता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास NO2 है। लोगों को लग सकता है कि NO2 है तो NO2 क्या करेगा, लोन पेयर होगा। नहीं, NO2 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है क्योंकि ये लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देता है। तो नो लोन पेयर, तो ये खींचेगा ही ऑक्सीजन के थ्रू, ये खींचेगा ही, ये माइनस एम लगाएगा। Cn हमारा ये भी माइनस, कार्बन के पास नहीं होता, माइनस एम। और SO3Hb जो होगा ऑक्सीजन इस सल्फर से खींचेगा, वो पाई बॉन्ड से खींचेगा, ये भी माइनस एम होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों माइनस एम हो गए। और डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हम ग्रुप लगा के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझें। OH है, NR2 है, यहाँ एक ही लोन पेयर होगा, यहाँ दो होगा। और नेक्स्ट हमारा SR है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है प्लस एम प्लस एम प्लस एम। तीनों के पास लोन पेयर है तो प्लस एम लगाएंगे। हमें पूछा क्या माइनस एम कौन लगाएगा, तो ये लगाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब इसको हमें समझाना होगा, एक बेंजीन सिस्टम से समझाना होगा। जैसे बेंजीन है, इसको समझाते हैं। अब आर्थो पैरा कौन डायरेक्टिंग होगा, देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जब भी कोई ग्रुप अगर प्लस एम एंड प्लस एच होगा तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर कोई ग्रुप हमारा माइनस एम माइनस एच होगा तो उसे बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। होगा क्या, अगर हम इसको आर्थो एंड पैरा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होगा। अगर ये प्लस एम प्लस एच रखेगा तो इसके पास लोन पेयर होगा, या तो सिग्मा बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और आर्थो और पैरा पे नेगेटिव बनता जाएगा। अगर ये माइनस एम होगा तो खींचेगा और आर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनता जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाना चाहेगा, या तो आर्थो या तो पैरा पे जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, गरीब होता है। तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसको यही दिखेगा, आर्थो एंड पैरा। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल इसको दिए तो ये तो दो तीन ये जगह गरीब है आर्थो एंड पैरा, तो ये कहाँ जाएगा, मेटा पे जाना पसंद करेगा। ये कहाँ जाएगा, मेटा पे जाना पसंद करेगा, मेटा पर, ठीक है। तो मोस्ट हमें अगर बात करें कि कौन सा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो हमारा होता है वो हमारा होता है कौन सा, जो हमारा प्लस है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्रुप OH लगा दिए तो OH के पास तो लोन पेयर होता है, तो OH क्या होता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि प्लस एम ग्रुप हुआ ना, प्लस एम ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसी तरह CH3 हमारा होता है प्लस H ग्रुप, और प्लस H ग्रुप भी क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। Cl है, Cl के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये भी आर्थो, ये भी प्लस एम ग्रुप की तरह काम करता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर हमारे पास NO2 आ जाए, क्या आ जाए, NO2 आ जाए, तो NO2 जो होता है वो क्या होता है, NO2 जो होता है माइनस एम ग्रुप होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, वो है NO2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। इनमें से कौन सा हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करता है, नहीं शो कर सकता। तो अगर हम बात करें तो हाइपर कंजुगेशन पहले कहाँ कहाँ शो होता है वो जान लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन 3 सिस्टमों में मेनली शो होता है। एक तो हमारा होता है एल्कीन, दूसरा होता है हमारा कार्बोकटायन, और थर्ड हमारा होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। और उन सब के पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट,
और उस अल्फ़ा कार्बन पर देयर मस्ट बी अल्फ़ा एच आल्सो, अल्फ़ा एच आल्सो, मतलब अल्फ़ा कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये कार्बोकैटायन ही होगा। अगर हम इसकी देखें तो ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और इस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है। इस कार्बोकैटायन वाले बगल कार्बन को अल्फ़ा अल्फ़ा बोल देंगे, इस पर 6 अल्फ़ा एच। एल्कीन है ये दोनों सिस्टम, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, यहाँ अल्फ़ा एच 3 है। अगर हम इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो ये CH2+ है, इसके बगल में एक कार्बन है और इस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन कोई नहीं नज़र आया, ये कार्बन ही जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन। तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है मतलब यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन यहाँ नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा CH बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा। इस सिस्टम को मैं यहाँ बना लेता हूँ या फिर यहीं पर एक्सप्लेन आपको कर सकता हूँ। अगर ध्यान से देखो तो एल्कीन के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, ये अल्फ़ा कार्बन है। तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ है वो अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं ना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ आर अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करेंगे, इट विल शो हाइपर कंजुगेशन। सेकेंड एंड थर्ड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एंड थर्ड में अगर हम बात करें, अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ अल्फ़ा एच इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है नहीं, ना तो अल्फ़ा कार्बन है ना तो अल्फ़ा हाइड्रोजन। बोला कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, वो है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि अल्फ़ा एच है, ये दोनों नहीं है, सेकेंड और थर्ड नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या शो करेंगे, हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को हमने किया था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा +m स्टेबिलिटी होगा एंड अल्फ़ा कार्बन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन का +m मतलब हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। यहाँ 5 अल्फ़ा एच मिलेंगे, हाइपर कंजुगेशन का 5 अल्फ़ा एच। यहाँ क्या मिलेगा, 3 3 6 2 8, 8 अल्फ़ा एच का हाइपर कंजुगेशन। यहाँ क्या मिलेगा, +m एंड 3 हाइपर कंजुगेशन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन का। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, ध्यान से अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं तो क्या लगाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा +m और फिर उसके बाद +h, ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं। इन दोनों में देखेंगे तो +m काम कर रहा है, लेकिन यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि +m दोनों में बराबर लगता है। ठीक, +m डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, बराबर लगेगा। लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन फर्स्ट में ज़्यादा लग जाएगा, तो फर्स्ट फिर फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा थर्ड क्योंकि 8 अल्फ़ा एच लग रहा है, फिर हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। इनमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट गिव CO2 गैस विथ NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर इनमें से कौन सा CO2 नहीं देगा। ठीक है, अब हमें देखना है एक्चुअल में CO2 देने के लिए क्या होना चाहिए। देखो NaHCO3 क्या है, बेस है। बेस अगर एसिड के साथ, अगर इनमें जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसी के साथ रिएक्ट करके CO2 देगा। अगर हम देखें तो 2 COH यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो ये एसिड है, तो एसिड हमेशा NaHCO3 क्या है, वीक बेस है मतलब। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसके साथ रिएक्ट करके CO2 दे देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको स्क्वारिक एसिड बोलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है। लेकिन फेनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करता है लेकिन उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, नॉट ए वेरी गुड एसिड। तो ये तीनों तो इसके साथ रिएक्ट करने पे CO2 दे देंगे, लेकिन फेनॉल CO2 नहीं देगा क्योंकि ये वीक बेस है और ये उतना अच्छा एसिड नहीं है, तो CO2 ईजिली नहीं देगा। इन सब में आराम से दे देगा, ये नहीं दे पाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में बात करें तो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, तो ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर,
लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ का लोन पेयर एक्चुअल में नहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये बल्कियर है, होना चाहिए तो हो जाता, लेकिन ये क्या होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है इस CH3 के कारण, आपस में रिपल्सन के कारण। तो ये कंपाउंड रेजोनेंस नहीं शो करेगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ विच साइक्लोएल्केन इज मैक्सिमम। तो हीट ऑफ कंबशन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन होता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो यहाँ 4 कार्बन की चैन है, 5, 6 और यहाँ 8, तो ऑप्शन डी होगा। तो हीट ऑफ कंबशन हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल एनायन। अगर हम सबकी हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात है तो ये कार्बन आयन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में कार्बन sp3 इसको मान सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन sp2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन sp पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो अनायन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन sp नेगेटिव, फिर होगा, फिर कार्बन sp2 नेगेटिव होगा, फिर कार्बन sp3 नेगेटिव होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन सी हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये हमें क्लियर ही होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। सब में अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से बढ़ेगी एल्कीन, सब में हाइपर कंजुगेशन लगेगा। अगर हम इस एल्कीन के लिए बात करें तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन कितने होंगे? ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। ध्यान से देखेंगे तो 8 अल्फ़ा एच आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा 2 अल्फ़ा एच, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन इसके लिए और इसके लिए ये, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 1 5 अल्फ़ा एच। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2, यहाँ पर ये वाला होगा 2 2 4 और ये वाला भी होगा 1 5 अल्फ़ा एच। और यहाँ पर हम बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट को हमें देखना होगा, तो ये अगर एक्चुअल में हम देखें तो 8 अल्फ़ा एच प्लस रेजोनेंस भी है। यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ 8 अल्फ़ा एच है लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है। यहाँ 5 अल्फ़ा एच, यहाँ 5 अल्फ़ा एच, 5 अल्फ़ा एच रेजोनेंस वाला, 5 अल्फ़ा एच बिना रेजोनेंस वाला। तो अब देख लो 8 अल्फ़ा एच रेजोनेंस वाला पहले जीत जाएगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा हमारा होगा? 4th वाला हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा 5 अल्फ़ा एच और रेजोनेंस वाला। नहीं, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले रेजोनेंस वाले को जिताओ, तो 8 अल्फ़ा एच है, रेजोनेंस प्लस 8 अल्फ़ा एच। फिर हमारा फर्स्ट के बाद आ जाएगा हमारा रेजोनेंस कौन से? रेजोनेंस प्लस 5 अल्फ़ा एच, 3rd वाला। फिर हमारा 4th वाला आएगा। क्यों? 4th वाले में क्या हो रहा है? 8 अल्फ़ा एच और उसके बाद हमारा आ जाएगा 2nd वाला 5 अल्फ़ा एच। ये एल्कीन की स्टेबिलिटी का होगा। अब इसका अपोजिट कर दो, 2nd 4th 3rd 1st, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना था? एल्कीन की स्टेबिलिटी करना था और उसका अपोजिट हो जाएगा क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमने सारे वैरायटी जीओसी के सारे क्वेश्चनों की वैरायटी यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइपर कंजुगेशन, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। तो आप इन सब क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अब आने वाले समय हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर टॉप 50 क्वेश्चन का आता रहेगा। आप इस सीरीज़ को फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प होगी। आप जितना भी अपने कोर कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ते रहिए। हम दिसंबर में सारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स की प्लानिंग के साथ आएंगे। प्रॉमिस तो हम लोग केमिस्ट्री के लिए कर ही सकते हैं पूरी तरह से। हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और इस बार हम टारगेट करेंगे कि आप जेईई मेंस और नीट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आ पाएँ, 180 आउट ऑफ 180 और 100 आउट ऑफ 100
तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से। वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।